142 वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। इसका आज का हमारा क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 7, या आप कह सकते हैं क्या है, यूनिट नंबर 7 रहेगा। चीन के प्रति भारत की नीति संरचना, या कह सकते हैं चीन के प्रति भारत की नीति संरचना, या हमारे चीन के प्रति हमारी नीति क्या है, या चीन के प्रति भारत की विदेश नीति क्या रहेगी। तो इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे 7.2 करेगा भारत चीन नीति क्या है, नहीं भारत चीन नीति क्या है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे तिब्बत का मुद्दा, सीमा विवाद, और उसके बाद उनके चीन के साथ हमारे किस प्रकार के बातचीत हुई हैं और किस प्रकार से उनके साथ हमारे समझौते हैं। भारत चीन आर्थिक संबंध, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेंगे जिसमें हमें देखना पड़ेगा भारत की चीन नीति, तिब्बत का मुद्दा, सीमा विवाद, बातचीत और समझौते, भारत चीन आर्थिक, और बोल्ड एंड रोड जो होता है इसको 7.7, शायद ये असाइनमेंट में पूछा गया था ना, हाँ असाइनमेंट में एक क्वेश्चन था, ठीक है 7.7 वाला। तो यही आप कह सकते हैं 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 और 7.7, ये इतने ही रहेंगे। तो इसमें चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। इसका नोट्स तो वैसे मैंने अभी बनाया नहीं है, बट नोट्स मैं आपको लिख करके प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी भी आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है, वो भी मैं आपको लिख करके दे दूंगा इसका, ठीक है, लिखा नहीं इसलिए किताब से ही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 7.2 क्या है, भारत की चीन नीति। भैया इंडिया की चीन नीति क्या है, चीन यहाँ पर क्या देखेंगे, भारत की चीन नीति। देखो मुख्य रूप से चीन एक सत्तावादी साम्यवादी विरासत के रूप में देखता है। अगर देखें भारत को मुख्य रूप से जो चीन है, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, भारत मुख्य रूप से चीन को एक सत्तावादी साम्यवादी विरासत के रूप में देखता है। यानी भारत मानता जो चीन है वह साम्यवाद की एक विरासत है, क्योंकि वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो वहाँ भी साम्यवादी क्रांति हुई थी एक, और वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, ठीक है, जो उसके पड़ोसी को एक सशक्त देश के रूप में प्रगति कर रहा है। यानी जो उसको पड़ोसी देश में कह सकते हो कि भारत ऐसा मानता है कि जो चीन है वह एक सत्तावादी साम्यवादी विरासत के रूप में हम उसको भारत देखता है, ठीक है। सर आपने ग्रुप में सेंड किया है क्या बुक इसकी? देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भारत जो है ना, भारत चीन को क्या मानता है, एक सत्तावादी साम्यवादी विरासत के रूप में हम उसको देखते हैं, उसके पड़ोसी को एक सशक्त के रूप में प्रगति कर रहा है। भारत के विचार में चीन एक मजबूत पड़ोसी देश है और पहले से एक महाशक्ति के रूप में वैश्विक राजनीति मंच पर विराजमान है। यानी भारत के विचार से अगर आप देखो, भारत क्या मानता है, चीन एक मजबूत पड़ोसी है, यानी भैया बहुत मजबूत है, पावरफुल है, और पहले से एक महाशक्ति के रूप में है, यानी पहले से कह सकते हो कि एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है, जो वैश्विक राजनीति के मंच पर क्या है, विराजमान हो चुका है। यानी कह सकते हो कि एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, यानी इंटरनेशनल में अगर देखोगे तो चीन एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुका। भारत मानता जो चीन, भारत क्या मानता है, चीन को भारत मानता है कि एक सत्तावादी साम्यवादी विरासत के रूप में देखते हैं, और मानता है एक सशक्त पड़ोसी है जो प्रगति कर रहा है। और हमारा क्या विचार है, चीन जो है एक मजबूत पड़ोसी देश है जो एक महाशक्ति के रूप में वैश्विक राजनीति के मंच पर विराजमान है। तिब्बत प्रकरण 1962 में, आपको पता होगा तिब्बत का प्रकरण होता है, 1962 का युद्ध, ठीक है, तिब्बत प्रकरण हो या 1962 का युद्ध हो, विकास पथ पर दशकों से पुराने अनुभवों ने भारत के दृष्टिकोण को बदला। यानी अगर आप देखोगे, चाहे उनके साथ हमारा एक तिब्बत प्रकरण चला था, 1962 में चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ है, और लगातार अगर आप देखोगे चीन जो है विकास के पथ पर चल रहा है। इसके विपरीत अनुभवों ने भारत के दृष्टिकोण, यानी भारत जैसे चीन को समझता था, चीन वैसा नहीं है। यानी हम लोग चीन को कैसा मानते हैं, मानते कि बहुत मजबूत पड़ोसी है। अगर मैं आपको बता दूं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मारे थे, चीन तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे, लेकिन सरदार पटेल जी ने समझाया चीन सही नहीं है। क्या भारत जो है ना, चीन को सबसे ज़्यादा एक देश के रूप में, साम्यवादी देश के रूप में हमने उसको मान्यता दी, लेकिन जो चीन था वही हमारे क्या पीठ में चूरा भोंक दिया आकर के। तिब्बत का प्रकरण हुआ और 1962 में कह सकते हो चीन के साथ हमें युद्ध का सामना करना पड़ा, और 62,000 वर्ग मील उनके साथ चली गई। तो कह सकते हो कि जैसे हम चीन को समझ रहे थे भैया, हमने चीन को बहुत ज़्यादा समर्थन दिया है, फिर भी चीन ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। आपको पता होगा ना 1962 में, यानी कह रहे हैं कि उसके विपरीत भारत को, यानी ऐसे चीन के साथ ऐसा हमारा अनुभव रहा है कि हमारे क्या हो गए हैं, पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया है। हम जो चीन के बारे में सोचते थे पैमाना ही बदल गया है, क्योंकि पंडित नेहरू को लगता था हिंदी चीनी भाई भाई, और चीन बहुत अच्छा देश है, हमें उसके साथ सपोर्ट करना चाहिए, उसके साथ सहयोग करना चाहिए। और बाद में 62 में युद्ध होता है, और सरदार पटेल ने, कुछ नेताओं ने चेताया था चीन के साथ अच्छे संबंध रखना सही बात नहीं है, और यही आज लास्ट में होता है, ठीक है। देखो
चीन के बारे में अनिवार्य रूप से भारत की वर्तमान धारणा यह है कि यह एक विश्वसनीय भागीदार की तुलना में एक शक्तिशाली पड़ोसी अधिक है। यानी भारत की अगर प्रेजेंट टाइम में देखो, चीन के बारे में अनिवार्य रूप से भारत की वर्तमान जो धारणा मानता है कि यह एक विश्वसनीय भागीदारी की तुलना में, अगर कहता है कि एक विश्वसनीय भागीदार की तुलना में एक शक्तिशाली पड़ोसी है, ये भागी हमारदार नहीं बल्कि एक शक्तिशाली अधिक पड़ोसी लगता है। यह हमारा एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार सा शक्तिशाली पड़ोसी रूप में यानी कंपटीटर परिलक्षित होता है। कई भारतीय नीति निर्माताओं की राय है कि भारत को प्रतिस्पर्धा सहयोग, यानी कई सारे ऐसे नीति निर्माता जो हैं कि भारत को प्रतिस्पर्धा सहयोग, सहसंबंध या सह अस्तित्व संघर्ष को बहुआयामी आधार पर चीन को आगे विस्तार बढ़ाने की आवश्यकता है। यानी बहुत सारे लोगों ने बताया था कि भारत को प्रतिस्पर्धा के रूप में या सहसंबंध के रूप में यह बहुआयामी आधार पर चीन के साथ क्या आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यानी हमें उसके साथ सोच समझ करके काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि चीन सही नहीं है। क्योंकि भारत, जब चीन में साम्यवादी क्रांति होती है और चीन एक देश आता है तो सबसे पहले उसको मान्यता देने वाले देशों में भारत एक रहा है, ठीक है। परंतु पारस्परिक सहज का होना आवश्यक है, यानी कह रहे हैं फिर भी कहें सहजता तो होना एक आवश्यक है। वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते कद को देखते हुए यह अपेक्षा की जानी चाहिए चीन को भारत को एक शक्ति के रूप में स्वीकार। कह रहे हैं कि भारत के बढ़ते कद को देखते हुए, नहीं आप देख रहे हो प्रेजेंट टाइम में कि हमारा भी देश बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा है, दुनिया भर के हम भी काम कर रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं, ठीक है। तो भारत के बढ़ते कद को देखते हुए यह अपेक्षा की जानी चीन भी भारत को एक शक्ति के रूप में स्वीकार करे। यानी चीन को भैया विश्व, हमने तुमको मान लिया कि तुम बहुत बड़े शक्तिशाली हो, मजबूत पड़ोसी हो और दुनिया में तुम्हारा टंगा बज रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि चीन को भी ये मान लेना चाहिए कि भारत का भी दुनिया में डंका बज रहा है, वो भी शक्तिशाली है, लेकिन वो हमको मान ही नहीं रहे हैं, ठीक है। क्यों मनवा रहे हैं? नहीं मनवाना चाहिए भाई ना। आगे देखिए, चीन एक मजबूत सैन्य और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। अगर प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो क्या है, चीन एक मजबूत सेना के रूप में तथा राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा है, जबकि थिंक टैंक और चीनी मीडिया चीन की एक सामरिक चिंता के रूप में देखता है। यानी जबकि चीन का जो थिंक टैंक है और जो चीन की मीडिया है उसको एक सामरिक चिंता के रूप में चीन को देखता है। भारतीय व्यापारिक समुदाय चीन को एक अवसर के रूप में देखता है, यानी भारत का जो व्यापारी समुदाय है चीन को एक अवसर के रूप में देखा। अब प्रेजेंट टाइम में देखा कि चीन के साथ हमारा काफ़ी व्यापार होता है ना। इसके साथ ही भारत का एक सुरक्षित मध्य मार्ग बनाए हुए है। इसके साथ ही भारत सरकार क्या है कि यानी चीन के साथ हमारा क्या, भारत सरकार ने एक मध्य मार्ग अपनाया हुआ है, ना तो उसके साथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ना तो उनके साथ बहुत ज़्यादा कॉर्नर है। नहीं भैया कि एक प्रकार से मध्य मार्ग पर हम चल रहे हैं, ना तो उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, ना तो बहुत ज़्यादा दुश्मन बने हुए हैं, ठीक ठाक हम उनके साथ क्या है संबंध हमारे बने हैं। चीन वर्तमान में भारत की तुलना में राजनीतिक और सैन्य दोनों तरफ स्तर पर सशक्त है। अगर आप देखोगे, चाहे अगर हम वर्तमान राजनीति में देखोगे, चाहे राजनीतिक रूप से चाहे सैन्य, क्या है भारत से क्या है वो ज़्यादा बेहतर है या ज़्यादा सशक्त है। क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर दोनों देशों के समान रणनीतिक हितों को देखते हुए, यानी क्षेत्रीय स्तर हो या चाहे वैश्विक स्तर हो, दोनों देशों के जो समान हित हैं उनको देखते हुए भारतीय नीति चीन चालों के प्रति सजग और सतर्क है। भैया चीन के प्रति हमारी जो नीति क्या है, सजग है। क्या हम उनके साथ, हमारी जो नीति है उनके साथ क्या है, बहुत ज़्यादा सजग हैं, क्योंकि हम लोगों को लगा रहता है ना कि पता नहीं चीन हमारे साथ कब दुर्व्यवहार कर देगा, कब क्या कर देगा, इसको लेकर क्या है हमें सजग है। यानी कह रहे हैं, यही बताया जा रहा है कि भारत की जो नीति है, ठीक है, चीन वर्तमान तुलना में भारत की राजनीतिक और सैन्य के रूप में काफ़ी सशक्त है और वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर दोनों समान। अगर हम हितों की बात करें तो भारत जो है चीन की चालों के प्रति, यानी ड्रैगन की जो चाल है उसके प्रति क्या है, हम ज़्यादा सजग हैं। दोनों देशों के विकास के लिए संसाधन पर बहुत अधिक निर्भर हैं, यानी दोनों देश क्या है विकास के लिए, यानी भारत भी अपने विकास के लिए संसाधनों पर निर्भर है और चीन भी अपने विकास के लिए किस पर निर्भर है भैया, संसाधनों पर अधिक निर्भर हैं, जो काफ़ी हद तक उनकी पारस्परिक समझ की धारणा को आकार देता है। नहीं कह सकते कि दोनों ही क्या है, उनका विकास क्या है, कह सकते कि आर्थिक संसाधन है, इसलिए दोनों की जो धारणा है एक जैसे आकार देती है। भारत के लिए चीन अभी एक सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय है। अगर भारत की नज़र से देखोगे तो भारत चीन को क्या एक सुरक्षा की दृष्टि से देखता है, यानी भारत के लिए चीन अभी भी एक सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय, यानी हम भी आज चिंतित रहते कब बता नहीं भैया कब चीन हम पर हमला कर दे, कब हमारे साथ उनका युद्ध हो जाए, तो हम चीन को एक सुरक्षा की दृष्टि से चिंता के विषय में देखते हैं।
शेष रूप से क्षेत्रीय और समुद्री क्षेत्रों में, यानी किस क्षेत्रों में, क्षेत्रीय में और समुद्री, यानी कह सकते हैं कि जैसे जैसे देखोगा कि हमारे कई सारे बॉर्डर पर जैसे हुआ है। दूसरा समुद्री क्षेत्र में कह सकते हैं, इसको सुरक्षा की दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं, देखा जा रहा है, ठीक है, दोनों को, इन्हीं दोनों क्षेत्रों में। इसी प्रकार चीन भारत के लिए सैन्य के अतिरिक्त राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक रूप से कई चिंताओं और चुनौतियों का उत्पन्न करता है। यानी इसी प्रकार से अगर देखोगे चीन जो है भारत के लिए कई प्रकार की राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक रूप से कई चिंताओं को, चुनौतियों को उत्पन्न करा। यानी चीन एक प्रकार से हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है। जैसे आपने देखा उनके साथ कई सारे हमारे विवाद हैं, जैसे सीमा विवाद है, जल का विवाद है, समुद्र का विवाद है, हर टाइप से उनके साथ हमारे गलवान में काफ़ी संघर्ष चला होगा, डोकलाम में आपको चला होगा। तो एक प्रकार से जो चीन है हमारे लिए क्या है, काफ़ी चिंता और चुनौतियों को उत्पन्न कर रहा। कौन कर रहा भैया, चाइना कर रहा है, ठीक है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, ठीक है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अक्टूबर 1949 को राष्ट्रवादी पार्टी को अंतिम हार देकर के भारत को स्वतंत्रता मिलने के लगभग 2 वर्ष बाद पीआरसी एक साम्यवादी गणराज्य के रूप में उदय। यानी चीन में कहता है, जब 1949 में क्या होता है, चीन में कहता है एक वहाँ पर कम्युनिस्ट क्रांति होती है, और कम्युनिस्ट क्रांति होने के बाद यहाँ पर जो राष्ट्रवादी पार्टी थी, राष्ट्रवादी पार्टी की हार होती है। वहाँ पर क्या होती है भैया कि वहाँ पर कम्युनिस्ट जीत जाते हैं, और वहाँ पर चीन में कह सकते हो कि एक साम्यवादी गणराज्य का उदय हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत और चीन के मध्य मित्रवार्ता संबंध पर एशिया के पुनरुत्थान के अपने दृष्टिकोण पर बल देते हुए भारत की विदेश नीति में पंचशील वही जो 5 सिद्धांत है, ठीक है, पंचशील यानी शांति, सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों की नैतिकता पर महत्व दिया, जिसे चीन द्वारा भी साझा गया। यानी जब चीन कह सकते हो कि वहाँ पर चीनी क्रांति, कम्युनिस्ट क्रांति होती है और वहाँ पर एक समाजवादी गणराज्य बनता है, तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हैं, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो चीन को मित्रता का संदेश देते हैं। और चीन के साथ क्या, पंचशील क्या एक प्रकार का शांतिपूर्ण सहयोग है, सहयोग के 5 सिद्धांतों की नैतिकता पर उन्होंने महत्व दिया, और चीन भी इसे साझा करता है। यानी भारत और चीन में क्या होता है, पंचशील सिद्धांत, यानी उनको संधि होती है। दोनों देशों के बीच तिब्बत पर हितों के टकराव पर नेहरू काफ़ी निराश थे। देखो दोनों देश काफ़ी अच्छे थे, लेकिन क्या था, तिब्बत को लेकर के भारत और चीन में क्या था, काफ़ी हितों में टकराव था, काफ़ी विवाद था। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इस चीज़ को लेकर क्या रहते थे, हमेशा भैया दुखी रहते थे, ठीक है। अगला देखें कि तिब्बत का मुद्दा, अगला नेक्स्ट हमारा क्या है, तिब्बत का मुद्दा। देखो भारत ने 1 जनवरी 1950 को पीआरसी के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। यानी भारत क्या करता है, 1 जनवरी 1950 को जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, पीआरसी जो है उसके साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए। यानी जब भैया चीन आज़ाद हो जाता है, यानी वहाँ पर एक सरकार आ जाती है, चीन में कम्युनिस्ट सरकार आ जाती है, तो उसके साथ क्या हमारे राजनयिक संबंध स्थापित होते हैं। चीन कम्युनिस्ट पार्टी यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के अध्यक्ष तुंग ने तिब्बत को पीआरसी के एक अभिन्न अंग माना था। यानी जो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका जो अध्यक्ष था क्या था, तुंगा जो था, ने इसने क्या था, तिब्बत को पीआरसी का एक अभिन्न अंग मान। यह भैया जो चीन का जो कम्युनिस्ट पार्टी जो वहाँ पर जीतती है, जिसकी सरकार आती है, उसका जो अध्यक्ष था वो कहता था तिब्बत जो है हमारा अभिन्न अंग है, बल्कि तिब्बत अलग देश था, ठीक है। अध्यक्ष माओ ने तिब्बत पर भारतीय चिंता को पीआर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के अभिव्यक्ति के रूप में देखा। यानी जो माओ था, जो कह सकते कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो अध्यक्ष था, तिब्बत पर भारत जो इतना चिंतित था, कहता था कि हमारा ये आंतरिक मामला है, भारत इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे। यानी चीन कहता था भैया जो तिब्बत का मुद्दा है ये हमारा आंतरिक मामला है, भारत इसमें दखलंदाजी ना करे, और इसमें जालिस को लेकर के नेहरू जी ज़्यादा चिंतित ना हो, ये हमारा हिस्सा, हमारा भाग है तिब्बत को लेकर के, ठीक है। पीआरसी ने 1950 में हथियार के बल पर पुनः नियंत्रण स्थापित करके लामावाद यानी तिब्बती बौद्ध धर्म तथा सामंतवाद को समाप्त कर दिया। यानी कह सकते हो कि पीआरसी ने, यानी कह सकते हो कि जो चाइना है, चाइना ने 1950 में भैया हथियार के बल पर, बंदूक के ताकत पर क्या होता है, चीन यानी तिब्बत पर पूरा कब्जा कर लिया। क्या कर लिया उन्होंने, पूरा लामावाद में और सामान यानी चीन का जो एक तिब्बत का जो बौद्ध धर्म था, लामावाद बोलते हैं उस जगह पर, यानी बौद्ध थे वहीं पर। तो दलाई लामा भारत में आके रहते हैं, दलाई लामा क्यों यहाँ पर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं,
अरे भैया दलाई लामा भाग के यहाँ पर आकर शरणार्थी बने हुए हैं। चीन ने पूरा तिब्बत कब्जा कर लिया, तिब्बत जिसको पहले बर्मा हम बोलते थे, ठीक है, यानी चीन ने कर लिया पूरे तिब्बत पर कब्जा कर लिया 1950 में। भारत का हिता था, भारत तो तिब्बत के सपोर्ट में हमेशा रहा, तभी तो हमने दलाई लामा को यहाँ पर शरण दे रखी है, तभी दलाई लामा बेचारे यहाँ पर रहते हैं, नहीं तो उनको चीन कब तक उनको सफाया कर दिया होता। दलाई लामा का भी दान नहीं दिखती है, ठीक है। तो वही हम बात कर रहे हैं कि चीन ने क्या किया भैया 1950 में हथियार के बल पर तिब्बत पर पूरा कब्जा कर लिया, ठीक है, वहां की राजधानी तथा वहां पर सामंतवाद को समाप्त कर दिया। पीआरसी को असंतुष्ट न करते हुए नेहरू ने चीनी नेताओं को सूचित किया, यानी भैया कह सकते कि जो भारत की सरकार थी वह चीन को बहुत ज़्यादा असंतुष्ट नहीं करना चाहती थी, ठीक है। पंडित नेहरू ने क्या किया, चीनी नेताओं को सूचित किया कि ठीक है पारस्परिक व्यापार के अधिकार के जारी होने तक सिवाय तिब्बत के मुद्दे पर भारत कोई राजनीतिक या क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है। यानी पंडित नेहरू ने क्या बोला कि भारत जो है वह पारस्परिक सिर्फ व्यापार के अधिकार के काम को सिवाय रखेगा, चीन तिब्बत के मुद्दे पर भारत की कोई क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा नहीं, यानी बोला कि हमारी कोई क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है, हम तिब्बत को नहीं चाहते हैं, बल्कि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र बने वो हम यही चाहते हैं, हमारी कोई अन्य महत्वाकांक्षा नहीं कि उनको लगता है कि भैया कि हम तिब्बत का इसलिए सपोर्ट करें कि तिब्बत को हम अपने देश में मिला लेंगे, ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। इस बात को पंडित नेहरू ने बोला, ठीक है। भारतीय समर्थन के साथ तिब्बती प्रतिनिधियों ने मई 1951 को पीआरसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पीआरसी की संप्रभुता को मान्यता देते हुए यह गारंटी दी गई थी तिब्बत की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था जारी रहेगी। यानी कह सकते कि मई 1951 में पीआरसी के साथ क्या होता है, तिब्बत के जो प्रतिनिधि होते हैं, तिब्बत के जो लोग थे उनके साथ एक समझौता होता है कि क्या उनकी संप्रभुता को मान्यता देते हैं और गारंटी दी गई तिब्बत की जो मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था है। उन्हें बोला कि भैया तुम्हारा समाज जैसा रहता है तुम वैसा रह सकते हो, जैसे तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था है वैसे जारी रहेगी। नेहरू मानते थे तिब्बत को खोए हुए भौतिक बफर जोन के स्थान पर एक मनोवैज्ञानिक बफर जोन स्थापित करके भारत के लिए एक बेहतर सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित की जा सकती है। यानी नेहरू मानते थे कि जो तिब्बत खो गया, तिब्बत का जो भौतिक बफर जोन था, यानी तिब्बत का जो मान सम्मान था, एक प्रकार से उस पर चीन ने जो कब्जा कर लिया उसको हटना चाहिए। इससे क्या होगा, एक प्रकार से क्या होगा कि भारत की सुरक्षा के लिए क्या बेहतर सुनिश्चित हो सकता है। भारत ने 1954 में नए मानचित्र प्रकाशित किए, यानी भारत क्या करता 1954 में क्या कहता है, एक नया मानचित्र प्रकाशित किए जिसमें भारत की सीमाओं के अंतर्गत अक्साई चीन क्षेत्र शामिल था। जब भारत को पता चला कि भारत ने क्या मानचित्र प्रकाशित और अक्साई जो चीन है वो क्या हमारे शामिल था। जब भारत को पता चला कि चीन ने इस क्षेत्र में सड़क बना ली, बाद में क्या पता चला भैया कि अक्साई चीन में क्या चीन ने सड़क बना ली है, तो सीमा पर झड़पें हुई और भारतीय विरोधी आम हो गए। जनवरी 1959 को पीआरसी के प्रमुख ठीक है झाऊ एनलाई ने नेहरू को इस बात पर जोर देते हुए लिखा कि चीन की किसी भी सरकार पर मैकमोहन लाइन को कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया है। यानी कह सकते हैं कि भारत और चीन में जो हमारी जो लाइन है कि उसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन को क्या, यानी चीन ने किसी कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया, माना नहीं है, जिसे 1914 में शिमला समझौते ने पूर्वी क्षेत्र में भारत और तिब्बत के मध्य में सीमा को परिभाषित किया था। यानी चीन एक प्रकार से क्या करता कि हमारे जो क्षेत्र होते हैं अक्साई चीन को क्या कर लेता है, वहां पर सड़क बना ली थी, लेकिन चीन कहता है कि हम मैकमोहन लाइन को कानूनी रूप से मानते नहीं। शिमला समझौते में आपने भारत ने और तिब्बत के साथ जो सीमा रेखा परिभाषित की थी उसको मानने से इनकार कर देता है, ठीक है। मई 1959 को तिब्बत के आध्यात्मिक और लौकिक प्रमुख दलाई लामा ने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अपने लिए शरणस्थली की मांग की। वही बता रहा हूँ, मार्च 1959 में कहता भैया तिब्बत के जो आध्यात्मिक और लौकिक जो दलाई लामा होते हैं वह यहाँ शरणार्थी आकर के बन जाते हैं। जो हिमाचल है वहाँ पर एक जगह है धर्मशाला, वहाँ पर अपने लिए शरणस्थली की उन्होंने मांग की, जहाँ उन्होंने निर्वासित तिब्बती सरकार की स्थापना की। यानी कह सकते कि तिब्बत की सरकार तो भगा दी गई, वहाँ पर क्या थी, वहाँ पर तिब्बत सरकार की क्या करते हैं स्थापना की। हजारों की संख्या में तिब्बती शरणार्थी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में बस गए। यानी कह सकते हैं हजारों की संख्या में दलाई लामा जब वहां बसते हैं तो क्या होता है, तिब्बत हजारों संख्या में कहता तिब्बती शरणार्थी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में बस गए। कालांतर में पीआरसी ने भारत पर तिब्बत सहित पूरे हिमालय क्षेत्र पर विस्तारवाद और साम्राज्यवाद का आरोप लगाया। यानी कालांतर में क्या होता है कि भारत ने कालांतर में पीआरसी ने भारत पर क्या कहा, भारत पर तिब्बत सहित पूरे हिमालय क्षेत्र तथा विस्तारवाद साम्राज्यवाद का आरोप लगाया। चीन ने उसे
1,000 यानी 1,40,000 किलोमीटर क्षेत्र पर दावा पेश किया। यानी चीन क्या अपना दावा पेश करता कि हमारा है, जिसे पहले से ही भारतीय नक्शे में स्पष्ट संप्रभुता दिखाई गई थी। इसके साथ चीन पूरी सीमा रेखा क्षेत्र में सुधार की मांग करता है। यानी चीन हमारी बहुत सारी बाउंड्री लाइन को करता है। यानी चीन के साथ क्या है, हमारा सीमा विवाद काफी लंबा चला है। तिब्बत को उसने पूरा कब्जा कर लिया और भी बहुत सारी चीजों को कब्जा कर लिया है। यानी कह सकते हैं चीन के साथ क्या है, हमारा सीमा विवाद चल रहा है। चीन अभी भी कहता है पूरी सीमा रेखा को सुधार की मांग, यानी कहता है कि फिर दोबारा बंटवारा होना चाहिए। भाई सीमा गलत बट गई है, बाउंड्री लाइन हम नहीं मानते हैं, हमारा क्षेत्र वहां तक है, वहां तक है, ऐसा बोलता है। ठीक है, वैसे भी देखा डोकलाम में अक्साई चीन में क्या है, भारत और चीन का क्या सीमा विवाद है। तिब्बत का मुद्दा भैया, तिब्बत का मुद्दा ये है, सिंपल समझ लिए, तिब्बत पर क्या चीन ने कब्जा कर लिया। कितना तिब्बत पर क्या कर लिया था, चीन ने पूरा कब्जा कर लिया था। दलाई लामा का नाम आप सबने सुना। दलाई लामा भारत में शरणार्थी हैं। यही जो यहाँ पर धर्मशाला जो बोला जा रहा है, ये हिमाचल में क्षेत्र लगता है धर्मशाला, वहाँ पर उन्होंने शरण ली। भारत में ही तो रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे तिब्बत वाले ने भारत में शरण, उनको भैया वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ, चीन ने पूरा कब्जा कर लिया है। ठीक है, बहुत 1950 में ही कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पूरा कब्जा कर लिया चीन ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सीमा मुद्दा क्या है। यानी भारत और चीन में सीमा मुद्दा, यानी सीमा मुद्दा किस प्रकार से है। देखो, भारत और चीन के मध्य सीमा मुद्दा 20 अक्टूबर 1962 को चीन और भारत के उस छोटे से सीमा युद्ध से शुरुआत है। यानी भारत और चीन के मध्य क्या होता है कि 20 अक्टूबर 1962 को क्या था, भारत और चीन के मध्य क्या एक छोटा सा सीमा युद्ध हुआ का परिणाम हुआ, जिसमें भारतीय पक्ष की हार हुई क्योंकि पीआरसी ने भारतीय सेना को पूर्वोत्तर के असम के मैदानी और 48 किलोमीटर भीतर अंदर तक धकेल दिया था। यानी क्या कह सकते कि 1962 में क्या होता है कि जब भारत और चीन का सीमा युद्ध होता है, इसका परिणाम क्या निकलता है, भारतीय पक्ष की हार हुई। यानी 1962 में क्या होता भैया, हमें हार का सामना करना पड़ा। कब, 1962 में जब चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ, क्योंकि पीआरसी क्या है, चीन की सेना है। चीन की सेना ने क्या किया कि भारतीय सेना को पूर्वोत्तर में असम की मैदानी में 48 किलोमीटर अंदर कर दिया। जैसे मान लो, जैसे तुम किसी के घर में घुस गए हो ना, तो तुम उनको अंदर डालते जाओ। यानी कह सकते 48 किलोमीटर, कितना, 48 किलोमीटर भीतर तक धकेल दिया। 21 नवंबर को एक तरफा संघर्ष विराम की घोषणा करने से पहले, क्या 21 नवंबर को क्या होता है, एक तरफा संघर्ष विराम की, यानी युद्ध को खत्म करने की घोषणा करने से पहले इसने लद्दाख के अक्साई चीन और डोकोमचोंग क्षेत्र में रणनीतिक बिंदुओं पर कब्जा कर लिया। यानी कह सकते हैं कि जब 21 नवंबर को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा होती है, देखो भारत और चीन में क्या हो, सीमा को लेकर के विवाद हुआ, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। और इसमें क्या होता है कि जो चीन था वह भारतीय सेना को अंदर लाते लाते क्या 48 किलोमीटर अंदर लेकर के, चीन जो है 48 किलोमीटर क्या है हमारे देश में अंदर घुस गया था। और अचानक क्या होता है कि 21 नवंबर को युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है, यानी भैया युद्ध समाप्त होगा। और जब युद्ध विराम की घोषणा होती है तो उसमें अक्साई चीन और कह सकते हो कि चेमडोंग क्षेत्र जो था रणनीतिक बिंदु से पर भी चीन के कब्जे में था। चीन ने इसे दावा किया कि वह अपनी विवादित नियंत्रण सीमा से 20 किलोमीटर पीछे हट गया है। यानी उसने बोला कि जो विवादित क्षेत्र है हम उससे 20 किलोमीटर पीछे। भारत इस दावे पर असहमत है, यानी भारत वाला कि दावा आपका सही नहीं है। ठीक है, देखो चीन ने कहा लगभग हमारी 75,000 या 72,000 वर्ग मील जो भूमि है वह चीन में चली। देखो चीन और देखो क्या हुआ, भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, बोलो हाँ। जब युद्ध हुआ, चीन क्या था, भारत की सीमा में काफी अंदर तक आ गया था। क्या हो गया था, भारत की सीमा पर काफी अंदर तक आ गया था। जहां तक अंदर तक आ गया था ना, जब युद्ध विराम को घोषणा हुई, बोला गया था जो जहां तक है वहां तक उसका बॉर्डर रहेगा। चीन हमारे देश में काफी घुस गया था, इसलिए कह सकते कि जहां तक जितना घुस गया था ना उतना चीन में चला जाता है। जब युद्ध विराम की घोषणा की जाती है तो इसी प्रकार से अमेरिका के सपोर्ट से कह सकते दुनिया भर की उसमें कामी होती, तब नेहरू जी ने वो युद्ध विराम की घोषणा होती, क्योंकि हमें वहां पर हार का सामना करना पड़ता और आनंद फानन में युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है। और भारत को भैया बात माननी पड़ती है कि उसी में क्या होता है, हमारी काफी जो जमीन होती है वो चीन के साथ चली जाती है। ठीक है, 1960 के दशक में शेष वर्षों तक 1970 के दशक तक शुरुआत में पीआरसी और भारत के मध्य संबंध बिगड़ गए। यानी कह सकते 1960 के दशक में अगर शेष वर्षों को देखें तो 1970 में कि भारत के मध्य क्या होते हैं, चीन के साथ क्या था, हमारे संबंध बिगड़ गए। जब चीन पाकिस्तान संबंध में सुधार हुआ तो चीन सोवियत संबंध बिगड़े। नहीं कह सकते कि जब चीन पाकिस्तान में संबंध में सुधार हुआ, यानी जब भैया चीन और पाकिस्तान में संबंध सुधरा तो चीन का सोवियत संघ से क्या होता है, संबंध बिगड़ गए थे।
भारत के साथ 1965 के युद्ध में पीआरसी ने पाकिस्तान का समर्थन किया। जब बताया था ना 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता तो किसने समर्थन किया था? चीन ने उसका समर्थन किया था। 1967 से 1971 के बीच पीआरसी ने भारत द्वारा दावा किया गया सीमा क्षेत्र के किनारे सभी मौसम के लिए प्रयुक्त सड़क का निर्माण किया। यानी कह सकते हैं कि 67 से लेकर 1970 भारत जहां पर दावा करता था कि हमारा क्षेत्र है, वहां पर चीन ने क्या किया भैया सभी मौसम के लिए उसने क्या बने सड़क बना ली। पूरी सीमा पर बाउंड्री लाइन पर क्या चीन ने कर दी पूरी सड़क निर्मित करते हुए स्वायत्त क्षेत्र को पाकिस्तान से जोड़ दिया। यानी क्या कि यानी चीन और पाकिस्तान के लिए क्या है एक सी पैक बनाया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यानी कह सकते कि भारत के क्षेत्र को यूज करते हुए उन्होंने क्या पाकिस्तान तक अपनी क्या कर ली भैया अपनी सड़क बना ली है। ठीक है, सड़क बना ली। भारत विरोध दर्ज कराने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सका। यानी हम सिर्फ विरोध ही दर्ज कराते रह गए, हम कुछ नहीं कर पाए भैया। चीन ने क्या जो हमारा क्षेत्र था वहां पर भी सड़क बना ली और पाकिस्तान तक सड़क बना ली जो कि हमारा क्षेत्र ही था, लेकिन भारत उसमें सिर्फ अपना विरोध दर्ज कराते ही रह गया, बल्कि कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, पीआरसी द्वारा भारत के खिलाफ एक सक्रिय प्रोपेगेंडा अभियान जारी रहा। यानी जो पीआरसी था वो भारत के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा चलाता था। यानी कहने का मतलब भारत के लिए झूठी बातें फैलाता था भारत के खिलाफ। ठीक है, चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर के पूर्वोत्तर भारत में विद्रोही समूहों को वित्तीय तथा आर्थिक सहायता नहीं कह सकती। जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं जैसे आतंकवादी होते ना वैसे होते भैया विद्रोही। यानी भारत में जाकर के विद्रोह करो, भारत की स्थिति खराब कर दो। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर क्या किया कि जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर क्या किया उन्होंने विद्रोहियों को पैसा दिया, आर्थिक मदद दी कि भारत में अर्थव्यवस्था खराब कर दो, भारत में जाकर उत्पाद मचाओ। जैसे पाकिस्तान ना कश्मीर में आतंकवादी भेजता कि भारत में जाकर बम धमाका कर दो, ऐसे उसी प्रकार से कह सकते हो कि चीन के साथ मिलकर के पाकिस्तान ने क्या पूर्वोत्तर में विद्रोही समूहों को वित्तीय और आम सहायता प्रदान की। पीआरसी ने भारत पर तिब्बत में खम्पा विद्रोह की सहायता करने का आरोप लगाया। यानी उन्हें क्या पीआरसी ने भारत पर तिब्बत में यानी क्या तिब्बत में एक विद्रोह होता है वहाँ की जो सरकार रहती है उसके खिलाफ, तो यानी भारत ने उसकी मदद की ऐसा करने का आरोप लगा था। देखो तिब्बत में क्या हो गया चीन की सरकार है, चीन की एक गवर्नमेंट है, चीन ने उसको कब्जे में लिया, तो वहाँ पर एक विद्रोह होता है जिसका नाम है खम्पा विद्रोह। खम्पा विद्रोह क्या तिब्बत के लोग करते हैं, इसलिए चीन कहता है कि खम्पा विद्रोह में भारत ने क्या तिब्बत का समर्थन किया। श्रीलंका ने भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिकों की वापसी के लिए मुख्य वार्ताकार की भूमिका निभाई। यानी जो श्रीलंका था, जो हमारे भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिक आ गए थे उनकी वापसी लिए क्या होता, जो श्रीलंका होता है उसने वार्ता यानी बातचीत करने के लिए उसने कहा था भैया कि चीन से बोला था कि तुम अपने सैनिक हटा लो। इसने क्या इसमें वार्ताकार की भूमिका किसने निभाई थी, श्रीलंका ने। भारत और चीन दोनों कोलंबो के प्रस्ताव पर सहमत हुए। यानी चीन में यानी भारत और चीन के बीच में बात कहाँ पर होती है, श्रीलंका कोलंबो में होती है। ठीक, वार्ता होती है कि भैया कि जो समुद्र में तुम्हारे सैनिक हैं तुम वापस अपन ले लो, इसकी बात हुई थी। ठीक है, चीन के साथ भारत के। ठीक है, 67 में क्या होता है सिक्किम में उनकी विवादित सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच दो और संघर्ष हुए। यानी 67 में क्या था 67 में क्या होता है सिक्किम में जो विवादित भूमि थी उस पर क्या भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच क्या होता है संघर्ष हुए, जबकि पहले संघर्ष को नाथू ला झड़प करार दिया गया और दूसरे को लाचो झड़प। यानी कह सकते हैं उनका हमारे नाथू लाल तो भारतीय सैनिक था उसको झड़प के रूप में करार दिया गया और दूसरे को कह सकते हो लोचा झड़प कहा गया था। सितंबर 1967 में चीन और भारतीय सेनाएं लाथूला में भिड़ गई और 11 सितंबर को चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की उस टुकड़ी पर गोलियां चला दी थी। यानी क्या होता भारतीय और चीनी सैनिकों पर क्या होता है 67 में क्या होती है मुठभेड़ हो जाती है और 11 सितंबर को चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना की टुकड़ी पर गोली चला दी। यानी उन्हें गोली जिसे एक इंजीनियर कंपनी की रक्षा करने के लिए सौंपा गया। यानी जिसे क्या गया था एक इंजीनियरिंग कंपनी की रक्षा करने के लिए सौंपा गया था जो नाथूला की उत्तरी हिस्से की बाड़ लगा रही थी। अगले 5 दिनों तक बढ़ गया था। यानी अगले क्या था 5 दिनों तक इसको बढ़ा दिया गया था। भारतीय और चीनी सैनिकों क्या कर रहे हैं भारतीय और चीनी सेनाओं की खबरें थी। यहाँ पर वो कहते हैं भारतीय और चीनी सेनाओं के मध्य भारी तोप मोटार और गोलेबारी हुई। नहीं कह सकते भारतीय जो सेना थी और चीन के जो सेना थी उसके मध्य क्या होता है भारी तोप मोटार जो होती है उसकी गोलाबारी हुई जिसमें 62 भारतीय सैनिकों की मारे जाने की खबर थी। कितने भैया 67 में क्या था 62 भारतीय सैनिक क्या होते हैं वो मारे जाते हैं। बोलिए
क्या हुआ था कि यानी क्या हुआ था भैया, उन्होंने मोटार और गोले दागे, इसमें क्या होता 62 भारतीय सैनिकों की मारे जाने की खबर थी। इसके तुरंत बाद भारतीय और चीनी सेना फिर भिड़ गई थी, यानी भारत और चीन की सेना क्या 67 में हमारी क्या दोनों की सेनाएं फिर भिड़ गई थी। ठीक है, 10 अक्टूबर 1967 को चोल कांड में दोनों पक्षों में भारी गोलाबारी, यानी 10 अक्टूबर 67 में क्या होता है एक चोल कांड हुआ, जिसमें दोनों पक्षों यानी भारत और चीन में क्या था बहुत ज़्यादा गोलाबारी हुई। इसमें दोनों पक्षों के लोगों ने जान गंवाई थी और कई दोनों पक्षों की तरफ से कई सारे सैनिक मारे गए थे और कई सारे सैनिक क्या इसमें घायल हुए थे। भारत ने अगस्त 1971 को, ध्यान रखना, भारत ने अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ मित्रता, शांति, मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए। बताया था मैंने ना, सोवियत संघ के साथ हमारी संधि हुई थी जब मैं सोवियत संघ वाला चैप्टर पढ़ा रहा था आपको ना। यानी भारत और यानी अगस्त 1971 में क्या होता है सोवियत संघ के साथ क्या होता है भारत की शांति, मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर हुए। भारत के साथ 1971 के युद्ध में पीआरसी ने पाकिस्तान का साथ दिया। हालांकि चीन ने भारत की कड़ी निंदा की, लेकिन उसे पाकिस्तान की ओर से हस्तक्षेप करने की कोई धमकी नहीं दी। कई वर्षों बाद भारत और चीन ने दोनों आर्थिक और सैन्य क्षेत्रों में प्रगति की तथा समय समय पर नियमित रूप से सीमा विवाद सहित अन्य द्विपक्षीय मुद्दे मुलाकात का सिलसिला जारी है। यानी कह सकते हैं कि 1971 में जब क्या होता है कि सोवियत संघ के साथ हमारी संधि होती है, तो उसके बाद क्या 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो पीआर ने पाकिस्तान का जरूर साथ दिया था, लेकिन हालांकि चीन ने भारत की कड़ी निंदा की थी कि उसने पाकिस्तान की ओर से हस्तक्षेप करने की कोई धमकी नहीं दी है। यानी उसने बोलता कि यूएसएसआर ने हमको कोई धमकी नहीं दी इस प्रकार की, लेकिन यूएसएसआर ने यानी सोवियत संघ ने क्या किया उसको धमकी दी थी अगर बीच में अगर इसमें चीन कूदेगा तो हम भी भारत का पूरा सपोर्ट करेंगे। बनाए बताया था ना अभी जब सोवियत संघ वाला मैं आपको पढ़ा रहा था कि भारत और सोवियत संघ संबंध में चैप्टर नंबर जो 6 है उसमें मैंने बताया था ना कि उनके साथ हमारी संधि है। तो इसको कौन सी संधि है उसको अगर आप लिखना चाहेंगे शांति, मित्रता और सहयोग की संधि है उनके साथ। ठीक है, कैसी संधि है? भारत ने 1971 में सोवियत संघ के साथ कौन सी संधि की है जिसको हम मैत्री संधि मैंने बोला था, वही मैत्री किसमें है शांति, मित्रता और सहयोग की संधि ये होती है। और आगे आने वाले वर्षों में क्या होता है कि भारत और चीन में क्या होता है कि आर्थिक संबंध और सैन्य संबंध बनते हैं, लेकिन समय समय पर कह सकते हो चीन के साथ हमारा सीमा विवाद भी बना रहता है और साथ साथ द्विपक्षीय संबंध का मुलाकातों का भी सिलसिला जारी रहा और बीच बीच में सीमा विवाद भी हमारे उनके साथ अभी भी बने हुए हैं चीन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे संवाद और समझौते, यानी चीन के साथ हमारे किस प्रकार के संवाद और समझौते हैं। ठीक है, इसको देखिएगा। भारत और पीआरसी ने 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के समय भारत और पीआर के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए नवीनीकृत करने का प्रयास। नहीं कह सकते कि भारत और पीआरसी ने क्या किया था, वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने क्या किया 1977 में प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे मोरारजी देसाई, उनके साथ कह सकते हो कि जो जनता पार्टी की सरकार बनती है उसके साथ संबंध सुधारने के लिए नवीन प्रयास किए। 1978 में भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजिंग की एक ऐतिहासिक यात्रा की। यानी अटल बिहारी ने क्या किया 1978 में बीजिंग की क्या की थी, उन्होंने यात्रा की थी और दोनों देशों ने 79 में क्या होता आधिकारिक तौर पर राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित कह सकते हो। 79 में जब अटल बिहारी वहां पर जाते हैं तो 79 में क्या होता भारत और जो चीन होता है उसके बीच में क्या होता फिर से राजनयिक संबंध स्थापित, यानी एक प्रकार से सामरिक संबंध। हमारे पीआरसी नेताओं ने सीमा मुद्दे विवाद पर चर्चा करने के लिए सहमति नहीं कह सकते। पीआरसी के जो नेता थे उन्होंने सीमा मुद्दे विवाद पर चर्चा करने किया था, एक बार से फिर से सहमत हुए, जो कि भारत की प्राथमिकता थी। इसे संबंध को विस्तार के साथ प्रथम पायदान के तहत लिया गया। यानी कह सकते कि जब उन्होंने चर्चा के साथ और जब हमारे संबंध होते हैं तो इसको मित्रता के लिए संबंधों को सुधारने के लिए पहला पायदान बोला गया। दोनों देशों ने एक दूसरे की समाचार एजेंसियों की मेजबानी, यानी दोनों जो देश थे उनकी समाचार जो एजेंसियां थी, यानी कह सकते हैं न्यूज में मिले थे। यानी कह सकते कि वैसे नहीं थे सामरिक संबंधी थे, बल्कि जो न्यूज चैनल थे उन्होंने क्या की थी इसकी मेजबानी की थी। तिब्बत के पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील को भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए प्रतिवर्ष खोलने का निर्णय लिया। क्योंकि देखो भारत का जो कैलाश पर्वत जो था और जो मानसरोवर झील है वो क्या, जब भारत और चीन का युद्ध होता तो उसमें हमारा जो इलाका था चीन में चला गया था, चीन में इलाका तो हमारा चला गया, लेकिन कैलाश पर्वत और मानसरोवर जो झील थी काफी पवित्र है और हमारे लोग जो होते थे वहां पर दर्शन करने के लिए या माथा टेकने के लिए नहीं जा पाते। इसलिए क्या होता कि 79 में जब होता है कि भारत और चीन में जब अच्छे संबंध बनते हैं तो हमने उनके साथ करार किया कि भाई आप जो भारत के लोग हैं, जो तीर्थयात्री हैं, जो तीर्थ करना चाहते हैं, उनके लिए आप हर साल प्रतिवर्ष इसको खोलिए ताकि हमारे लोग वहां जाकर के वहां पर क्या कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील में जाकर के दर्शन कर सकें, क्योंकि वो इलाका
क्या, चीन में चला गया था 1962 के युद्ध में। ये इसके साथ उनका क्या होता है, हमारा करार होता है। ठीक है, 1980 में इंदिरा गांधी ने वास्तविक तथा नियंत्रण रेखा के आपसी बलों की तैनाती को उन्नत करने की योजना के में, यानी 1980 में क्या था कि जो इंदिरा गांधी की सरकार आती, जो नियंत्रण रेखा है उस पर क्या करती है, सेना तैनात करने के लिए योजना बनाई थी। ठीक है, भारत ने विवादित क्षेत्र को ढांचागत विकास किया, यानी कह सकते भारत ने क्या, जो चीन के साथ हमारा विवादित क्षेत्र था उसको ढांचागत, यानी हमने क्या किया, वहां पर बहुत सारे डेवलपमेंट किया भारत की तरफ से। चीन की तरफ से तो पहले बहुत सारे डेवलपमेंट सड़क वाला बनाते हैं, तो भारत की तरफ से भी कुछ विकास कार्य किए गए। चीनी सैनिक घाटी में और आगे नहीं बढ़ सके, यानी कह सकते जब हमने कुछ काम किया सीमा पर जाकर के, तो चीनी जो सैनिक थे वह घाटी में क्या आगे नहीं बढ़ सके, और इसकी वजह उन्हें घाटी से हटने के लिए मजबूर, नहीं कह सकते जब हमने कुछ अच्छा काम किया, जब हमने भी इधर से काम किया, तो जो चीनी सैनिक होते आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि उनको पीछे हटना पड़ा। ठीक है, झाऊ नाइल ने 1960 की यात्रा के बाद भारत की यात्रा करने से पहले चीनी नेता विदेशी मंत्री हुआंग हाउ की यात्रा के बाद 1981 में एक लंबी वार्ता प्रक्रिया शुरू हुई थी, यानी कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में अगर आप देखोगे 1980 में क्या था, इंदिरा गांधी की सरकार के बाद काफ़ी इनिशिएटिव लिए जाते हैं, और आगे चल करके क्या था 1971 में और से 87 के बीच में कह सकते हैं चीन और भारत के साथ कई प्रकार की उनके नेता क्या करते हैं, आपस में वार्ता करते हैं, और 1985 में पीआरसी ने अपने पैकेज प्रस्ताव में शामिल शर्तों को परिभाषित करने के लिए बिना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आपसी दौर पर दी जाने वाली रियायतों पर जोर दिया। यानी अब क्या था कि भारत को क्या था, जो पीआरसी थी वो क्या कुछ रियायतें देना चाहता था सीमा पर। इसी प्रकार से 1986 1987 में वार्ताओं से कुछ हासिल, यानी देखो कहते हैं 1986 और 1987 में चीन के साथ हमारी वार्ता होती है भैया, बातचीत होती है सीमा को लेकर, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता, वही के ढाक के तीन पात ही रह जाते हैं। यानी ये कहने का मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी उनके साथ हमारे कुछ 80 से लेकर 87 तक कुछ अच्छे संबंध है, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा रिजल्ट निकलता नहीं है, क्योंकि चीन अपनी बात पर रहता है कि नहीं हमारी ज़मीन हम नहीं देंगे। ठीक है, इस प्रकार यानी वो झूठा मूठा आरोप लगाता रहता है हमारी, वो तो पूरी दुनिया को बता देगा ये सब मेरा ही क्षेत्र था। इस प्रकार का यानी कह सकते हैं कि 1986 में 1987 में जो वार्ता होती है उससे भैया कह सकते हैं भारत को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आगे देखो, दिसंबर 1988 में राजीव गांधी ने चीन की ऐतिहासिक यात्रा की थी। क्या था भैया 1988 में क्या राजीव गांधी ने चीन की ऐतिहासिक यात्रा की, जो संबंधों में गर्माहट की शुरुआत करती है। यानी 1988 में जब राजीव गांधी की सरकार आती, राजीव गांधी चीन जाते हैं, तो चीन के साथ हमारे कुछ अच्छे संबंध बनते हैं। दोनों पक्षों के संयुक्त बयान पर पंचशील पर एक मैत्री संबंध हुए, पंचशील समझौता पर बल दिया गया। यानी कह सकते हैं कि दोनों पक्षों ने संयुक्त बयान दिया कि पंचशील के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहाल करने पर आवश्यकता पर बल दिया। यानी कह सकते चीन ने बोला कि भैया की जो पंचशील का समझौता है, पंचशील जो है हम उसको मानेंगे, और इसी के साथ दोनों देशों पर दोनों संबंधों को बहाल करने पर बल दिया गया। भारत और चीन सीमा विवाद निष्पक्ष और तार्किक समाधान दोनों पक्षों को पारस्परिक संपर्क को अनिवार्य हो के आधार पर हासिल करने पर नहीं कह सकते कि चीन ने बोला कि ये बोला गया कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है उसको निष्पक्ष तरीके से तथा तार्किक तरीके से दोनों देश क्या करेंगे, अपने सीमा विवाद को सुलझाएंगे। क्या दोनों देश अपने सीमा विवाद को सुलझाएंगे, इसके लिए क्या होता दोनों सहमत हो गए थे। बयान में भारत में तिब्बती अलगाववादियों द्वारा आंदोलन के बारे में चीन की चिंता भी व्यक्त की। यानी बयान में भारत क्या कहता तिब्बत में जो अलगाववादी हैं उनके बारे में जो आंदोलन, चीन ने इसकी भी चिंता व्यक्त की और दोहराया कि प्रवासी तिब्बतियों द्वारा चीन विरोधी राजनीतिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। भैया चीन ने बोला ना कि भारत से कहा कि तुम लोग ना जो तिब्बत में ना अलगाववादी आंदोलन चलवा रहे हो सही नहीं है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो समझ नहीं आ रहा क्या, ये बोला देखो चीन पर क्या किया, चीन ने क्या किया, तिब्बत का कब्जा कर लिया। ठीक है, हाँ कब्जा कर लिया, लेकिन तिब्बत के जो लोग थे वो क्या करते थे, आंदोलन करते थे, अलगाव करते थे, हमारा देश आज़ाद कर दो, हम चीन में नहीं रहेंगे, हमें आज़ादी चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को चीन कहता था कि भारत ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को क्या बढ़ावा दे रहा है, ऐसी चीज़ों को भैया बढ़ावा दे दो, ऐसी चीज़ों को तुम बढ़ावा दोगे तो हम तुम्हारे साथ संबंध अच्छे नहीं रखेंगे, सीमा विवाद हमारा सुलझेगा नहीं। इसलिए तिब्बत में जो अलगाववादी हैं उनको तुम सपोर्ट मत करना। इसी के बात पर क्या होते हैं, हमारी सहमति, इसको चीन ने बोला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजीव गांधी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सहयोग साधे और विमान सेवा संपन्न, नहीं कह सकते राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ क्या चीन के साथ हमारा सहयोग हुआ तथा विमान सेवा संपर्क का, यानी चीन और भारत में क्या विमान सेवा को स्थापना की गई।
सांस्कृतिक आदान प्रदान संबंधी द्विपक्षीय समझौते, यानी संस्कृति आदान प्रदान को लेकर के क्या होता है, चीन और भारत में क्या होता है, राजीव गांधी सरकार क्या करती है, दो पक्षीय समझौते करती है, यानी उधर से भी होते हैं और हमारी तरफ से भी क्या होते हैं, दो पक्षीय संबंधों पर क्या हस्ताक्षर हुए। दोनों पक्षों के विदेश मंत्रियों ने वार्षिक राजनीतिक परामर्श बैठक आयोजित करने, यानी दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बोला हर साल हम क्या करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, परामर्श करेंगे, आर्थिक तथा वैज्ञानिक समझौते, यानी भारत और चीन में क्या आर्थिक और वैज्ञानिक समझौते पर भी एक संयुक्त समिति बनी। सीमा मुद्दे पर एक संयुक्त कार्यदल, यानी सीमा जो भारत और चीन में जो सीमा मुद्दा है उसको लेकर के क्या होता है, एक संयुक्त कार्यदल क्या करता है, भारत और चीन में गठित किया जाता है। इस पर भी कह सकते हो भारत और चीन में क्या है, सहमति। ये सारी घटनाएं कब होती, 1988 में क्या हो रही थी भाई मेरे, ये सारी जो प्रक्रिया चल रही थी 1988 में, जब राजीव गांधी वहां पर यात्रा करने गए थे तब ये सारी चीज हो रही थी। ठीक है, पीआरसी की प्रमुख ली पोंग की दिसंबर 1991 में भारत यानी पीआरसी की जो प्रमुख था क्या था, ली पोंग था। ठीक है, यह क्या होता है, दिसंबर 1991 में भारत की यात्रा पर आए। ठीक है, और मई 1992 में भारतीय राष्ट्रपति आर वेंकट चीन की यात्रा पर गए थे, यानी फिर इन दोनों ने क्या हमारा काफी संवाद होता है। ठीक है, बोलिए। पीआरसी के जो प्रमुख होते हैं ली पोंग क्या होता है, दिसंबर 1991 में भारत की यात्रा पर आते हैं और मई 1992 में भारत के जो राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन क्या करते, चीन की यात्रा पर गए थे। इससे क्या होता है, शीर्ष स्तर पर हमारे चीन के साथ कहते हैं काफी संवाद की स्थिति बनी। इसको लिख देना, सीमा मुद्दे पर भारत चीन संयुक्त कार्यदल की 6 दौर की वार्ता दिसंबर 1988 तथा जून 1993 में संपन्न हुई थी। इससे भी कह सकते हो कि 1991 में 1992 का था, भारत और चीन में काफी बात हुई। ठीक है, और बीजिंग ने जनवरी 1994 में यह घोषित किया कि यह न केवल कश्मीर पर संवाद के जरिए बल्कि समाधान का समाधान करता है, बल्कि इस क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता का विरोध भी करता है। यानी बीजिंग ने क्या बोला, यानी चीन ने क्या बोला भैया कि जनवरी 1994 में क्या बोला कि उन्होंने यह घोषणा की वह न केवल कश्मीर पर संवाद के जरिए समाधान का समर्थन करता है, यानी चीन ने बोला भाई जो कश्मीर का मुद्दा बना हुआ उसको भी क्या करिए, बातचीत के जरिए समाधान का समर्थन करता है। यानी उन्होंने बोला कि हमारे और तुम्हारे बीच में तो बातचीत का समाधान हो गया, लेकिन जो कश्मीर और भारत और पाकिस्तान में जो कश्मीर का बात बनी है इसको भी बातचीत के जरिए समाधान का उन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था। यानी उन्होंने बोला था कि भारत और पाकिस्तान में जो कश्मीर का मुद्दा है उसको भी बातचीत के जरिए ही सुलझाया जाना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, यानी बातचीत के समर्थन का उन्होंने क्या था, समर्थन किया। ठीक है, आगे तो अप्रैल 1995 में नई दिल्ली में ताइपे आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र खोले गए। क्या होता, अप्रैल 1985 में नई दिल्ली में क्या होता, ताइपे, यानी ताइपे वहाँ का एक शहर है, उनकी राजधानी है। ताइपे में आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र खोला गया। यह केंद्र चीन की गणराज्य ताइवान के प्रतिनिधि कार्यालय के रूप में काम करता है। ताइवान स्थित भारत ताइपे एसोसिएशन का समकक्ष है। इन दोनों संस्थानों ने भारत आरओसी संबंधों को सुधारने की दिशा में कार्य किया। यानी कह सकते हैं कि 1995 में कह सकते हो कि दोनों देशों में क्या हुए कि एक दूसरे के प्रतिनिधि कार्यालय या जिसे हम एम्बेसी, यानी भारत और चीन में भारत में चीन की एम्बेसी खुली और चीन में भारत की एम्बेसी खुली। इससे कह सकते हैं कि भारत और चीन में 1995 कहते हैं जो संबंध थे वो बहुत ज़्यादा हमारे उन दोनों के बहुत ज़्यादा सुधरे, एम्बेसी खोली गई। 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के कारण भारत चीन संबंधों में निम्न स्तर, भैया 1998 जब हमने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दिया तो चीन तो हाल हो गया, यानी कह सकते हैं उसी के साथ हो क्या हुआ, भारत और चीन के संबंध जो अच्छे बन रहे थे वो सीधा डाउन मार गए। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तब कह सकते हैं भारत और चीन के जो संबंध है वह कटु हो गए, वह अच्छे संबंध नहीं रह गए। 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण तथा परमाणु क्लब में प्रवेश करने के सबसे प्रबल अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों में से चीन पूरी तरह से आलोचना कर रहा है, भारत ने बम फोड़ करके परमाणु परीक्षण कर दिया, सही नहीं है, गलत है, ऐसे चिल्ला रहा था। ठीक है, इसलिए कह सकते हो कि ये प्रबल हमारा कट्टर दुश्मन, ये कह सकते हैं प्रबल कट्टर समर्थक, यानी कैसा विरोध करता है भारत का। यानी 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो ये बहुत करता क्या। फिर 2005 में क्या होता है, 2005 में दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्र यानी सार्क की, जब सार्क की स्थापना होती है, शिखर सम्मेलन चीन के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। यानी चीन में क्या था, इसमें जब 1905 में दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन बना जिसे हम सार्क बोलते हैं, शिखर सम्मेलन में जो चीन था इसमें एक पर्यवेक्षक बना था, उसको दर्जा मिला। इस क्षेत्र के अन्य सभी देशों ने चीन को सार्क में अस्थायी सदस्यता देने के मुद्दे पर विचार करने के लिए सहमत थे। भारत ने अपनी साफ अपनी अनिश्चितता दिखाई, यानी भारत जो था वो नहीं कहता था कि भैया जो सार्क है उसमें चीन को शामिल करना चाहिए।
ठीक है, वो नहीं मानते थे इसको शामिल करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या होता, फिर भी हम क्या करते हैं, बाद में चीन को सार्क में शामिल भी किया जाता है, लेकिन भारत चाहता था कि चीन को सार्क में शामिल ना किया जाए। लेकिन अन्य जितने देश थे, जैसे पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, श्रीलंका था, ये जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं सब सार्क में शामिल हैं। नेपाल था, भूटान था, ये लोग चाहते थे कि सार्क में चीन शामिल हो जाए, लेकिन हम तो चाहते नहीं थे। अरे क्यों शामिल करोगे यार, उसको इतना खराब देश है, नहीं शामिल करना चाहिए था। लेकिन फिर भी क्या होता है, भारत एक प्रकार से सोचता है कि भाई चलो शामिल कर लेते हैं, ठीक है, 2005 में, ठीक है। आगे कह सकते हैं ऊर्जा के संबंध में ऊर्जा संबंधी मुद्दों को देर से महत्व का विषय बने, यानी भारत और चीन में जो ऊर्जा के महत्व थे काफ़ी देर से विषय बने। निरंतर आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए दोनों देशों में बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकता थी। देखो, भारत भी विकास कर रहा था, चीन भी डेवलपमेंट करा, तो इसलिए दोनों को ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। इसलिए 2006 में दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके जरिए ONGC यानी विदेश लिमिटेड, OBCL यानी कह सकते हैं चीन की कंपनी और भारत की जो कंपनी थी आपस में इन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यानी चीन भारत में ऊर्जा के काम करेगा और भारत की कंपनी यानी दोनों देशों की कंपनियां क्या करेंगे, ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेंगे। इसका क्या हमारी दोनों यानी भारत और चीन में क्या एक ट्रीटी हो गई। जैसे हमारी क्या थी, हमारी ONGC थी और उनकी तरफ से उनकी विदेशी कंपनी चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हमारी तरफ से क्या है, हमारी तरफ से ONGC थी, ठीक है, और उनकी तरफ से कौन सी थी, CNPC, जिसको क्या बोला था, चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। इसमें बड़ी महत्व और परियोजना पर संयुक्त काम हुआ। भारत और चीन ने 2006 में व्यापार को लेकर के, यानी भारत और चीन में क्या था, 2006 में व्यापार के द्वार फिर से खुला। नाथुला को 2006 में 44 साल बाद बंद कर दिया गया था। सीमा व्यापार को फिर से खोलने पर इस क्षेत्र में आर्थिक अलगाव कम रहा। नवंबर 2006 में चीन और भारत के बीच में उत्तर पूर्वी भारतीय गणराज्य अरुणाचल प्रदेश को लेकर के मौखिक, यानी 2006 में क्या था, भारत और चीन में व्यापारिक संबंध खुल गए थे। कह सकते हैं कि 2006 में एक हेडिंग बनी गई, 2006 में कह सकते हैं कि भारत और चीन में क्या व्यापारिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। लेकिन भैया 2006 में ही क्या हो जाता है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर के क्या होता है कि यानी चीन और भारत में क्या है, थोड़ा सा विवाद हो जाता है, ठीक है। भारत ने दावा किया कश्मीर में उसकी 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया है, जबकि चीन का कहना था कि भारत स्थित पूरा अरुणाचल प्रदेश उसका भाग है। यानी भारत ने कहा भैया 38,000 किलोमीटर चीन ने कब्जा किया, बल्कि चीन कहता था कि आपने तो पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारा आपने कब्जा कर लिया है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत और चीन में अरुणाचल प्रदेश को 2006 से लेकर के विवाद बना रहा। फिर भी हमारे 2006 में उनके क्या होते हैं, एक व्यापारिक संबंध उसके साथ स्थापित होते हैं और वह व्यापारिक संबंध अब भी चल रहे हैं, ठीक है। अक्टूबर 2009 के एशिया विकास बैंक ने औपचारिक रूप से अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के रूप में स्वीकार किया। यानी कह सकते हैं अक्टूबर 2009 में जो एशियाई विकास बैंक था उसने अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के रूप में स्वीकार करते हुए वहां एक विकास परियोजना के लिए भारत को ऋण की मंजूरी दी। यानी भारत को ऋण, यानी एशियाई विकास जो मंच होता था वो मानता है कि जो अरुणाचल है भारत का हिस्सा है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में विकास के लिए भारत को क्या मिलते हैं भैया, पैसे मिलते हैं। पहले चीन ने ADB पर कर्ज रोकने पर दबाव बना, यानी कह सकते पहले जो एशियाई बैंक था उस पर दबाव बना कि भैया कर्ज मत दो, ठीक है। लेकिन भारत, अमेरिका और जापान की मदद से कर्ज हासिल करने में सफल रहा। नहीं भारत यानी चीन तो मना कर रहा था इस पर, इसको कर्जा मत दो, ये अरुणाचल हमारा हिस्सा है, ये हमारा है, ये भारत का नहीं है। बल्कि क्या होता है, फिर भी भारत, अमेरिका और जापान की मदद से क्या भारत कर्ज हासिल करने में सफल रहा। चीन ने ADB पर नाराजगी भी जताई थी, चीन बहुत नाराज होता, नाराज होकर क्या करेगा, ठीक है। 2012 में नई दिल्ली में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा कि चीन भारत मित्रता विकसित करनी चाहिए तथा रणनीतिक सहयोग को मजबूत बनाना चाहिए। नहीं कैसे 2012 में जब चीन के राष्ट्रपति ब्रिक्स सम्मेलन में आते हैं तो कहते हैं भैया मनमोहन सिंह से कहते हैं कि भारत और चीन में एक बार फिर से मित्रता का सहयोग बनना चाहिए, इसको सहयोग को हमें मजबूत करना चाहिए। इसी को लेकर के कह सकते हैं 2012 के बाद कह सकते हैं कि भारत और चीन में फिर मित्रता का सहयोग बनता है। चीन की अडिग नीति है और चीन शांतिपूर्ण तथा समृद्ध तथा सतत विकासशील भारत की आशा करता है और गतिशील भारत चीन संबंधों बनाने, यानी चीन ने बोला कि हम तो भारत के विकास के लिए, सतत विकास के लिए तथा विकास की गतिशीलता के लिए भारत चीन संबंधों को बनाने के प्रतिबद्ध हैं। यानी अब चीन क्या होगा, 2012 में क्या था, वो अपनी प्रतिबद्धता यानी कहता कि भारत और चीन दोनों को मिलकर के विकास करने से, दोनों को मिलकर डेवलपमेंट करें, इसको लेकर के हम तो पूरे प्रतिबद्ध हैं। ऐसा चीन के राष्ट्रपति ने 2012 में मनमोहन जी के कान में बोला, ठीक है। इस प्रकार से कह सकते हो। 16 जून 2017 को निर्माण वाहन तथा सैनिक निर्माण उपकरण
के साथ चीनी सैनिकों ने डोकलाम में, यानी डोकलाम में जो हमारा सड़क यानी विवाद होता है, डोकलाम में क्या होता है 2017 में 16 जून में क्या होता है, सड़क निर्माण को लेकर के भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों में क्या होता है, एक बड़ी मुठभेड़ होती है। क्या होती है भैया? मुठभेड़ होती है, ठीक है, मुठभेड़। 18 जून 2017 को लगभग 270 भारतीय सैनिकों ने हथियार और 2 बुलडोजर के साथ चीनी सैनिकों को सड़क बनाने की रोकने के लिए डोकलाम में प्रवेश कर दिया था, यानी डोकलाम हमारा था, ठीक है। यह आरोप लगा कि अतिरिक्त चीन ने भारत के क्षेत्र पर, जिस क्षेत्र में जिसे वह पारस्परिक रूप से सहमति से चीन समुद्र सीमा पर भारत के ऊपर अवैध घुसपैठ का आरोप लगाया, साथ ही उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता को संयुक्त चार्टर का उल्लंघन करने का दोषी माना। भारत ने चीन पर 2012 में त्रिजंक्शन, ठीक है, सीमा मुद्दे पर सरकार के बीच में काम किया। यानी कह सकते हैं कि 2017 में क्या होता है कि डोकलाम को लेकर के हमारा चीन के साथ का एक विवाद फिर खड़ा हो जाता है 2017 में, ठीक है। डोकलाम को लेकर के विवाद रहा जिसमें भारत ने काफ़ी गतिरोध किया। 24 जुलाई 2017 को चीनी विदेश मंत्री ने दावा किया कि चीनी सैनिकों ने अपने स्वयं की इच्छा से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ नहीं किए। अमेरिका ने जुलाई 2017 को मध्य में इस पर अपनी चिंता व्यक्त की। चीन ने बार बार यह दोहराया कि सार्थक वार्ता के लिए भारत की वापसी पहली शर्त है। जुलाई 2017 में सुषमा स्वराज ने कहा कि बातचीत के लिए भारत और चीन दोनों को अपने सैनिकों, यानी भारत सरकार ने बोला कि भैया कि अगर भारत और चीन में अगर बेहतर संबंध बनाने हैं तो चीन को अपने सैनिक वापस लेने चाहिए, पीछे हट जाओ तभी बात करेंगे, ऐसे बात नहीं चलेगा। यानी कह सकते हैं चीन के साथ हमेशा हमारा भैया सीमा विवाद, इतना सीमा विवाद है कि इतना सीमा विवाद है कि कंफ्यूज जाएगा इंसान, ठीक है। तो हमेशा सीमा विवाद ही रहा, बीच में मित्रता होती है, बीच में फिर लड़ने लग जाते हैं, ठीक है। 28 अगस्त 2017 को चीन गतिरोध समाप्त करने के लिए भारत और चीन के मध्य में आम सहमति, भैया 2017 में फिर गतिरोध समाप्त करने के लिए आम सहमति बन गया। दोनों डोकलाम में गतिरोध से अलग होने पर सहमत हुए। फरवरी 2019 में चीन ने टिप्पणी की, प्रथम पीएम मोदी को अरुणाचल की यात्रा पर आपत्ति जताए। बोला था ना कि मोदी जी जो अरुणाचल में गए थे ना, बोला कि मोदी जी अरुणाचल में क्यों घूम रहे हैं, अरुणाचल तो हमारा इलाका है, यहाँ मत घूमे, फिर भी हमारा इलाका है, वो बार बार टिप्पणी करता है, ठीक है। दूसरा, अगर भारत परमाणु आपूर्ति सहयोग ठीक है एनएसजी में प्रवेश चाहता है तो उसे एनटीपी पर अवश्य हस्ताक्षर करना चाहिए। उन्होंने बोला था अगर भारत जो है एनएसजी में प्रवेश चाहता है तो उसे एनटीपी, यही परमाणु अप्रसार संधि जिसे अमेरिका हमसे साइन करवाना चाहता, भारत से साइन करवाना चाहता है, अभी तक भारत ने साइन नहीं किया, तो भी कहता है, चीन भी कहता है कि तुम सबसे पहले एनटीपी यानी परमाणु अप्रसार संधि जो ट्रीटी है उस पर साइन करो, तभी आप एनएसजी में प्रवेश कर पाएंगे। दो चीजों को लेकर के 2017 में काफी चीन ने टिप्पणी की थी। पहला कि मोदी जी ने जो अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की थी उसको लेकर के बोला था कि भैया हमारा इलाका है, मोदी जी के यहाँ पर घूम रहे, यात्रा बंद करवा दो। दूसरा, अगर भारत परमाणु आपूर्ति समूह में यानी एनएसजी में प्रवेश चाहता है तो उसको सबसे पहले परमाणु अप्रसार संधि जो है उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे अपने पेन से, ठीक है। आगे देखिए, पुलवामा में हालिया आतंकवादी हमले में, देखो ध्यान रखना, पुलवामा में हालिया आतंकवादी हमले में पाकिस्तान के बालाकोट में भारत के हमले ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने तथा पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। यानी पुलवामा जो आतंकवादी हमला होता है बालाकोट में, तो भारत कहता है कि पाकिस्तान ने किया है, वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ हम कार्रवाई करें क्योंकि वो आतंकवादी को बढ़ावा देता है। इस पर भारत ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। पाकिस्तान के रुख का समर्थन करते हुए चीन ने, यानी पाकिस्तान के रुख का किसने, पाकिस्तान का समर्थन यहाँ भी चीन ने कर दिया, ठीक है। जैसे मोहम्मद जैसे नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने तथा प्रतिबंध लगाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को रोक दिया था। अरे ये जो जैसे मोहम्मद जो नेता जो है, ठीक है, जो पाकिस्तान का बड़ा बड़ा आतंकवादी है ना, इनको जो व्यक्ति था इसको आतंकवादी घोषित करने के लिए भारत ने प्रस्ताव लाया था यूनाइटेड नेशन में, लेकिन जो चीन ने वीटो लगा दिया। क्या किया, ध्यान रखना, चीन ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को आतंकवादी घोषित करने के लिए यूनाइटेड नेशन में क्या करता है, चीन ने वीटो लगा दिया। जो वीटो बहुत समय पहले जब हम रसिया में, आप रूस में जब आपको पढ़ा था कि रूस समय समय पर वीटो लगा के भारत का सहयोग हमेशा करता रहा। अभी 5 बजे 6 बजे वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर भी मैं यही बता रहा हूँ कि वहाँ पर भी क्या हुआ कि चीन ने क्या कर दिया भैया, वीटो लगा दिया। तो वहाँ का पाकिस्तान में जो एक पाकिस्तान का पता नहीं बूढ़ा आता टीवी में, नाम भूल गया हूँ, वो बहुत बड़ा आतंकी है जैसे मोहम्मद का, ठीक है, उसको आतंकवादी पता नहीं क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ, आए ध्यान अगर बता दूंगा, ठीक है। उसको आतंकवादी घोषित करने के लिए भारत ने बोला कि भैया इसके आतंकवादी घोषित कर दो, लेकिन चीन ने क्या वहां पर वीटो लगा दिया, उसको आतंकवादी हम घोषित नहीं कर पाए, ठीक है। आप देखेंगे बिल्कुल लास्ट में देखते हैं भारत और चीन में आर्थिक संबंध भैया क्या है।
नहीं, इंडिया और चाइना में आर्थिक संबंधों को देखते हैं। देखो वैसे तुम सबको पता है कि चीन सारा चाइनीज हमारे यहाँ पर सामान बिक रहा है, सबको पता है। वही बताना क्या है, वही देखना पड़ेगा कितना बिलियन डॉलर हो रहा, कितना बिलियन डॉलर नहीं हो रहा, वही थोड़ा इंपॉर्टेंट इसमें सेक्शन रहेगा कि पहले कितना बिलियन डॉलर होता था 2006 से, जब हमने भारत और चीन में जब व्यापारिक संबंध स्थापित हैं। तो व्यापारिक संबंध कैसे हैं, देखो भारत और चीन के मध्य व्यापार और तथा आर्थिक संबंधों पर पिछले कुछ वर्षों में, यानी कह सकते हैं भारत और चीन के मध्य में, कह सकते हैं अगर पिछले कुछ, तो व्यापार और अर्थव्यवस्था में क्या है, पिछले कुछ तीव्र बहुत गति से देखी गई है। 2002 में दोनों देशों के बीच में व्यापार मात्र 3 बिलियन अमेरिका, देखो सन 2002 में भारत और अमेरिका के, सन 2002 में भारत और चीन के बीच में कितना था भाई मेरे, 3 बिलियन डॉलर था। कितना, 3 बिलियन डॉलर। और 2008 में यही क्या रहा, व्यापार घाटा का 51 बिलियन अमेरिकी, कहते 2018 में कितना बच गया, 51 बिलियन डॉलर, यानी 3 से कितना बिलियन डॉलर पहुंचा, 51 बिलियन डॉलर। तथा साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका को पिछाड़ते हुए, यानी पहले हम अमेरिका के साथ ज़्यादा व्यापार करते थे, अब चीन करने लगा। अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए अब भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार भागीदार कौन बन गया है, चीन बन गया। पहले हमारा अमेरिका सबसे बड़ा वस्तु भागीदार, वहां से बहुत सारा चीज हमारे देश में आकर के बिकता था, अब चीन से आकर के बिक रहा है। 2011 में द्विपक्षीय व्यापार कितना, 73 बिलियन डॉलर, कितना पहुंच गया 2011 में, कह सकते हो भारत और चीन में कितना व्यापार होता है, 73 बिलियन अमेरिकी डॉलर में व्यापार हो रहा है। ठीक है, साथ ही चीन ने भारतीय व्यापार घाटा बढ़कर कितना, 47 बिलियन डॉलर। व्यापार घाटा होता क्या, टाइम ज्यादा है नहीं तो मैं आपको बताता। व्यापार घाटा का मतलब ये समझ लीजिए, जैसे हम चीन में 10, मान लीजिए सिंपल से समझो व्यापार घाटा होता क्या, जैसे चीन में क्या है, चीन में 5 आइटम, मान लो चीन भारत में 5 आइटम बेच रहा, 10-10 रुपए उसकी कीमत है, बोलो हाँ, 5 आइटम भेजे और भारत में 50 रुपए चीन ने कमा लिया। और भारत की सिर्फ एक ही चीज बिक रही, कितना, एक ही आइटम बिका, वो भी 10 रुपए का, इसीलिए इसी को बोलते हैं 40 रुपए भारत को क्या है, व्यापार घाटा हुआ। देखो चीन तो हमारे यहाँ से 50 रुपए कमा लिया। एग्जाम्पल बताओ व्यापार घाटा होता क्या। ये व्यापार घाटा कहने का मतलब कह रहे हैं कि चीन जो है ना भारत में बहुत ज्यादा सामान बेच रहा, बहुत पैसा कमा लेता है, भारत चीन में कुछ नहीं बेच पा रहा, छोटा मोटा सामान बेच के 10-20 रुपए कमा रहा है, बल्कि चीन जो है मोटा माल कमा रहा है, यहाँ पे हम नहीं कमा पा रहे हैं। व्यापार घाटा देखो ध्यान रखना, 73 बिलियन डॉलर कौन कमाता है, 73 बिलियन डॉलर अमेरिका यहां से कमाता है, लेकिन भारत कितना कमाता है, बहुत कम कमा पा रहा है, यानी उनको 47 बिलियन डॉलर क्या अमेरिका क्या है घाटा हमको हो रहा है कि उनके साथ। 2016 में चीनी उत्पादों के लिए 7वां बड़ा निर्यातक देश बना, नहीं कह सकते 2016 में जो जितने भी चीनी उत्पादक हैं उनके लिए भारत क्या है, 7वां सबसे बड़ा निर्यातक भारत बना है, जबकि चीन के निर्यात करने वाले देशों में भारत का 27वां स्थान है। यानी कह सकते हो कि भारत यानी चीन में विदेशी देश से कितना सामान आता है उसमें भारत का नंबर 27वां है, और भारत खरीदार में 7वें नंबर पर बैठा हुआ है। ठीक है, 2017 के पहले 8 महीने में भारत चीन व्यापार 55 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था, यानी 2017 में कितना हो गया, 55 अरब अमेरिकी डॉलर हमारा उनके पहुंच गया है। चीन के साथ भारत का 61 अरब डॉलर का व्यापार घाटा कम होने का इनकार कर रहा है, क्योंकि भारत एकाधिक विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के साथ असमर्थ होने के कारण चीन तथा साथ व्यापार घाटा अब 61 अरब डॉलर, नहीं कह सकते कि हमारे साथ जो चीन का व्यापार घाटा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, नहीं हम उनके यहाँ पर बहुत कम सामान बेच पा रहे हैं, वो हमारे यहाँ पर सामान बेचते ही जा रहा है। व्यापार घाटा का मतलब होता है कि तुम्हारे यहाँ पर कोई ला करके 100 रुपये बेच गया, तुम उसके खरीदा, तुम उसको 10 रुपये नहीं उसको नहीं तुम उससे ले पा रहे हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं व्यापार घाटा। यानी चीन भारत में बहुत सामान बेच रहा, हम उसके यहाँ पर कुछ नहीं बेच पा रहे, और लगातार हर साल हर दशक में क्या है, कह सकते हैं उसका जो व्यापार है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, 2017 में भले ही केवल 2 बिलियन डॉलर के साथ चीनी एफडीआई थी, परंतु भारत के लिए चीनी विदेशी स्वागत योग्य है, क्योंकि इसमें अपार सामान नहीं कहते हैं कि भले ही हमें व्यापार घाटा हो रहा है, लेकिन जो चीन के साथ हमारा जो व्यवहार है इसमें कुछ हमें संभावनाएं दिखती हैं। भारत और चीन की प्रकृति रूप से भागीदार हैं, यानी भारत और जो चीन है दोनों क्या है, प्रकृति रूप से भागीदार हैं, क्योंकि यह क्या है भैया, चीन और भारत क्या एक दूसरे के पूरक हैं। व्यापारिक संबंध क्या है, भारत और चीन क्या है, प्राकृतिक साझेदार हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। भारत सॉफ्टवेयर और औषधि के क्षेत्र में क्या करें, भारत सॉफ्टवेयर और औषधि के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और सेवाओं में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहा है। यानी अगर भारत को देखोगे तो भारत अब क्या है भैया, सॉफ्टवेयर जो है
ठीक है, सॉफ्टवेयर में, औषधि में, क्या सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता प्राप्त करा। जबकि चीन जो है इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर तथा बुनियादी ढांचे में, यानी चीन से वहाँ पर, चीन से क्या आता है, हार्डवेयर आता है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर चीन से आ रहे हैं, और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सामान आता है, और हम उनको सिर्फ क्या बेच रहे हैं, जड़ी बूटी बेच रहे हैं, औषधि। और दूसरा क्या, सॉफ्टवेयर, ठीक है, भारत से सॉफ्टवेयर जाता है, जड़ी बूटी जाता है, और उनके यहाँ से क्या रहा है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर तथा बुनियादी ढांचा निर्माण हो रहा है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन है। अगर कहते हो भारत का क्या है भैया, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन है। भारत और चीन के साथ सबसे ज्यादा व्यापार हो रहा। भारत का सबसे बड़ा साझेदार क्या है, चीन है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार क्या है, 2007-8 में 38 अरब डॉलर था। कितना, 38 अरब डॉलर था। 2016-17 में कितना, 72 अरब डॉलर पहुंचा। और अप्रैल 2017 में, जनवरी 2018 में ये कितना पहुंच गया, जो 72 था, अब 73 अरब डॉलर से अधिक होने की सूचना है। किंतु वित्त वर्ष 2017-18 में चीन के साथ भारत का कुल व्यापार 48.5 अरब डॉलर तथा व्यापारिक घाटा 51 है। नहीं कह सकते कि व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है। चीन भारत में बहुत सारा प्रोडक्ट बेचा, इसीलिए देखा उस दिवाली में चीन का बहिष्कार करते रहते हैं ना, और चीन का बहिष्कार करते दिवाली वाली में, होली में करते हैं ना कि भाई चीन का प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, तो बहिष्कार होता रहता है। लेकिन भारत के साथ क्या है, कैसे एक व्यापारिक संबंध है। देखो भारत आधिकारिक तौर पे चीन के सामानों को आने से नहीं रोक सकता है। भारत के लोग ना खरीदें तो बालिग बात है भाई, कि भारत के लोग खरीदे नहीं रहे हैं, तुम्हारा सामान ही नहीं खरीदे तो हमारी क्या गलती है। लेकिन अमेरिका बोला, चीन भारत में बहुत सारे सामान बेचता है, बहुत अधिक मात्रा में सामान बेच रहा है, लेकिन हम लोग चीन में उतना जितना सामान बेचना चाहिए उतना नहीं बेच पा रहे हैं। इसीलिए हमें उनके साथ क्या है, व्यापारिक घाटा भी है, लगातार उनके साथ हमारे व्यापारिक संबंध बने हुए। जितना इसमें इंपॉर्टेंट था मैंने आपको सारा बता दिया है, ठीक है, जितना था। अब बस अगला जो क्लास होगा उसमें नोट्स लेकर के बताऊंगा, ताकि आप सबको शॉर्ट में और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको समझा